नमस्कार, सोनी एजुकेशन में मैं अजय पाल आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बिल्कुल आर्टिकल का अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियोस जो भी आपने देखे प्लीज़ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करें। और आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं और आगे बढ़ाते हैं आर्टिकल को और आज की क्लास में ख़त्म भी करते हैं। चलें शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल जब ख़त्म ही होने वाला है इस वीडियो में, तो एक कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो है हम कहीं ना कहीं आर्टिकल के बारे में देखते हैं, जो पूरे आर्टिकल का निचोड़ भी वापस से आप कह सकते हैं और जो हमने पढ़ा है उसके साथ एक नई चीज़ भी जो है कहीं कहीं इंक्लूड हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक प्लूरल जो आप कह सकते हैं कि नाउन होती है, उसके साथ आप जो है आर्टिकल का यूज़ जनरली नहीं करते। जैसे हमने बोला बर्ड्स फ्लाई, नो आर्टिकल। लेकिन फिर हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शनल केस या एक्सेप्शन, अपवाद की तरह से। हमने बोला कि द बर्ड्स ऑफ साइबेरिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आगे सेंटेंस को कितना भी बड़ा है लेकिन देख सकते हैं कि द बर्ड्स ऑफ साइबेरिया, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास बर्ड्स इस पूरी दुनिया में, लेकिन कहाँ के बर्ड्स की बात चल रही है? साइबेरिया के। तो ये आप देख सकते हैं पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हुए थे उसी तरह से कॉन्सेप्ट, इसको हम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक अनकाउंटेबल जो है नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला टी इज ग्रोन इन आसाम। तो हमारी बात हुई है राज्यों के नाम के साथ, स्टेट्स के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता। और टी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने कोई भी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर हम ये बोले कि द टी विच इज इन योर हैंड इज हॉट। तो हमने बोला कि यहां पर आप देख सकते हैं टी पूरी दुनिया में है, लेकिन हम तो कौन सी टी की बात कर रहे हैं? जो तुम्हारे हाथ में है। तो यहां पर एक टी जो वर्ड है वो एक शर्त के कारण क्या हो गया है? फिक्स्ड हो गया है। सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है। तो हमने जो है यहां पर देखा कि एक प्लूरल या एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, ए और एन का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अगर वो किसी शर्त के कारण फिक्स्ड हो जाए तो हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। उसी तरह से जो है आगे की तरफ अगर हम बढ़े इसी में, है ना, और इसमें चीज़ों को और कहीं कहीं जो है सिंपल तरीके से हम देखें तो ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास है, हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। किसकी बात करते हैं हम? प्रॉपर नाउन। और जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो हमने बोला देखिए, किसी पर्सन या प्लेस का जो प्रॉपर नाम होता है उसके साथ उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने बोला कि सचिन इज अ गुड प्लेयर, या फिर वो रिटायर हो गए तो हमने बोला कि सचिन वॉज अ गुड प्लेयर। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अब हमने बोला कि सचिन, इसमें आप देख सकते हैं क्या है? एक प्रॉपर नाउन है और हमने इसके साथ ए एन या द किसी का भी प्रयोग नहीं किया है। लेकिन फिर हमने बोला कि ही इज द सचिन ऑफ आवर टीम। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ही का कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? सचिन के साथ। जैसे हम अपनी क्लासरूम में बोलते ही हैं बहुत सारे, या अपने दोस्तों से जब बात करते हैं कि ये हमारे टीम का सचिन है या हमारे क्लास का सचिन है, तो यहाँ पे वो खुद सचिन नहीं है, सचिन के साथ क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है। और जब इस तरह से किसी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं तो हम उस प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा और हमेशा जिसके साथ कंपैरिजन किया गया है उस प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे और एग्जाम्पल समझिए आप, है ना। जैसे हमने बोला कि शेक्सपियर
was a great राइटर या पोएट लिख लिया हमने, जो भी हम लिखना चाहें, राइटर, पोएट। अब हमने बोला कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर का कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? कालिदास के साथ। तो जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसके साथ हमेशा और हमेशा किसका यूज करेंगे आप? द का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो हमने बोला कि पेरिस इज a beautiful city। तो आप देख सकते हैं पेरिस के साथ में हमने ए एंड द कुछ नहीं लगाया, क्योंकि पेरिस क्या है? ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का प्रॉपर नाम है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक और सेंटेंस हम लिखते हैं। हमने बोला कि जयपुर इज द पेरिस ऑफ द ईस्ट। तो हमने बोला कि जयपुर जो है वो पूर्व का पेरिस है, यानी आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो वेस्ट जो हो गया वो यूरोप और अमेरिका हमारे पास हो गया, और ईस्ट जो है हमारे पास जयपुर हो गया। तो पूर्व का पेरिस है क्या? जयपुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरिस का कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? जयपुर के साथ। तो इस तरह से जब भी किसी प्रॉपर नाउन का, किसी पर्सन या प्लेस का जो नाम होता है उसका अगर कंपैरिजन किया गया है, तो आप हमेशा याद रखें उसके नाम के साथ, जो भी वो प्रॉपर नाउन है उसके साथ हम हमेशा द का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ और प्लीज़ दिमाग में रखे ही रखें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपका कोई दोस्त है या कोई इंसान है, आप मैच देखने गए नॉर्मल गांव के, और आपने देखा एक बैट्समैन है, उसने एक हेलीकॉप्टर शॉट मारा। आपने क्रिकेट में ज़रूर देखा होगा हेलीकॉप्टर शॉट। जैसे उसने हेलीकॉप्टर शॉट देखा, मारा, आपके दिमाग में आया धोनी। आपने बोला ही इज़ द धोनी ऑफ दिस मैच। तो हमने बोला ही इज़ द धोनी या ही इज़ द महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द का प्रयोग किया है हमने, क्योंकि वो ही का या उस इंसान का एक प्रॉपर नाउन के साथ किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, ये महत्वपूर्ण और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। चलिए अब जो है हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग से रूल्स ए और एन से रिलेटेड हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ व्हाट इफ रेगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड देन ए एन विल बी यूज्ड बिफोर द नाउन। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में बोले, सो कोई भी सेंटेंस जो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसके लास्ट में जो है क्या है? एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक साइन लगा हुआ होता है, इसको आप आराम से पहचान सकते हैं। तो शर्त क्या है? दो कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे। एक तो विस्मयादि बोधक होना चाहिए, मतलब कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए, और दूसरा व्हाट से शुरू होना चाहिए, है ना? क्या आइडिया है, क्या बात है, इस तरह से जो वाक्य होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं हम अपने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, ऐसे वाक्य जो होते हैं। सो अब यहाँ पर जो है इस तरह के सेंटेंसेस में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाती है तो उसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? ए का या एन का। अब वही हमारे पास है, आप बोलेंगे यहाँ क्यों लगाया? तो देखिए एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है कि कोई भी नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो ए या एन का यूज उससे भी पहले होता है। अगर ब्यूटीफुल नहीं होता तो डे के साथ ही आता। या हमने बोला व्हाट अ टफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से पहले टफ है, टफ से पहले क्या लिखा हुआ है? ए। जैसे हमने बोला व्हाट एन आइडिया सर जी, तो व्हाट एन आइडिया एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो वही है, व्हाट से शुरू होने वाला एक विस्मयादि बोधक सेंटेंस के अंदर अगर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये, तो उससे पहले हमेशा ए या एन का प्रयोग होगा ही होगा। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखे, आसान है। फिल इन द ब्लैंक में आए तो दिमाग में रखे, क्योंकि वहां आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
अब यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ एक्सप्रेशंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस है। बहुत बार एरर के क्वेश्चंस के अंदर या फिल इन द ब्लैंक के अंदर एक लंबे चौड़ा सेंटेंस आ जाता है और उसके बीच में कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके यहाँ द का यूज़ होना चाहिए था लेकिन नहीं किया जाता। तो ऐसे कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये होते तो बहुत आसान है, लेकिन जब एग्ज़ाम में अगर ये चीज़ याद नहीं है तो एग्ज़ाम में हम गलती ढूंढते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलती कि एरर कहाँ है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि हमारे पास है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अब इन तीनों के साथ जो है ए एंड द का प्रयोग जनरली नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता। जैसे जैसे हमने बोला कि ही हैज बीन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग, कि वो सुबह से काम कर रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो द का प्रयोग क्या है, गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो ये बहुत ही सिंपल सा हमारे पास जो है पॉइंट है कि इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून के साथ जनरली ए एंड द नहीं लगता है। लेकिन फिर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले इन लग गया तो आप हमेशा याद रखें कि उसके साथ द का प्रयोग होगा ही होगा, किसी भी हालात में होगा। फिर हमने ड्यूरिंग द नाइट, तो ड्यूरिंग नाइट से पहले ड्यूरिंग लग गया तो ऑब्वियसली जो है हमारे पास द लगेगा। अब नाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ जनरली द नहीं आता, लेकिन अगर वो किसी शर्त के कारण फिक्स्ड हो जाएगी तो द आ सकता है बिल्कुल। हमने बोला आई रिमेंबर द नाइट वी मेट, यानी मुझे याद है वो रात जिस दिन हम मिले थे। तो इसका मतलब कि नाइट तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हम तो एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल नाइट की बात कर रहे हैं जब हम मिले थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक शर्त के कारण क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। तो यही बहुत सिंपल सा हमारे पास लॉजिक है कि आप जो है नाइट के साथ ए एंड द नहीं लगे जनरली, लेकिन द आप जनरली कब लगाते हैं, जब वो किसी शर्त के कारण फिक्स्ड हो, या फिर ड्यूरिंग नाइट अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आया है। उसी तरह से ड्यूरिंग के साथ डे आया है तो आप द लगाएंगे। बाकी केसेस में अगर वो किसी शर्त के कारण फिक्स है तो द लगेगा, नहीं तो ए लग जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग आया है तो द लगेगा ही लगेगा। जैसे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस है, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर टुमारो, तो यस्टरडे और टुमारो के साथ द नहीं लगता, ये ध्यान रखें। आप ए एंड द कुछ नहीं लगा सकते इनके साथ, लेकिन द डे बिफोर यस्टरडे या डे आफ्टर टुमारो, इनके साथ हमेशा और हमेशा द लगेगा, आने वाला कल और जो बीत गया वो कल। मतलब कि हमारे पास यस्टरडे टुमारो, लेकिन उससे भी पहले का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परसों, तो जो गया परसों है वो है द डे बिफोर यस्टरडे, आने वाला परसों है वो द डे आफ्टर टुमारो। तो इन एक्सप्रेशंस को आप प्लीज और प्लीज दिमाग में रखें। फिर है हमारे पास वर्ड द फॉल। तो देखिए फॉल एक वर्ब भी है हमारे पास, जो है कह सकते हैं आप गिरना, लेकिन जो पतझड़ का मौसम होता है जिसको हम ऑटम भी कहते हैं, उसको जो है फॉल भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हमने बोला विल मीट इन द आफ्टरनून, या फिर हमने बोला देयर वाज अ स्मॉल अर्थक्वेक ड्यूरिंग द नाइट, है ना। तो ये कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है। सो मैं चाहूंगा कि इनको 3-4 बार लिखें कि इनके साथ द आता ही आता है, तो अपने आप आपके दिमाग में सेट ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन उसी तरह से जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिनके साथ ए एंड द कुछ भी नहीं आता है, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, क्योंकि बहुत बार एरर के क्वेश्चंस के अंदर या फिल इन द ब्लैंक के अंदर इन एक्सप्रेशंस को दे दिया जाता है, आपको खाली जगह दे के पूछा जाता है ए एंड द आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, या फिर इनके साथ द नहीं आना चाहिए लेकिन द लगा देते हैं और फिर एरर में पूछ लेते हैं कि क्या आएगा। और वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें एक्सप्रेशंस याद नहीं होते तो ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चंस बनाता है, बहुत ही टफ क्वेश्चन हमारे लिए बना लेता है, जो बच्चे को लगता है पता नहीं कहाँ से आया है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अगर ये एक्सप्रेशंस याद रहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो हमारे पास है कुछ एक्सप्रेशंस, एट नाइट, एट नून, एट मिडनाइट। तो देखिए ड्यूरिंग लगाया तो द नाइट आएगा,
लेकिन एट लगाए तो नाइट नहीं आएगा। एट नून, एट मिडनाइट, ऑल डे, ऑल मंथ, एवरी ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट फ्राइडे, यू नो, तो द लास्ट नाइट नहीं हो सकता, द लास्ट फ्राइडे नहीं हो सकता, यस्टरडे, टुमारो, इनकी बात तो हमारे पास हुई थी, राइट। तो इन एक्सप्रेशंस को आप दिमाग में रखें कि इनके साथ कभी भी आप ए एंड द का प्रयोग ना करें। अगर टाइम के एक्सप्रेशंस है ना, और भी एक्सप्रेशंस हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बात चल रही है टाइम के एक्सप्रेशंस की। तो अब हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे हमने डिड यू स्लीप वेल द लास्ट नाइट, तो गलत हो जाएगा। या आई सी यू द टुमारो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वी आर मीटिंग फॉर लंच एट द नून लिख लेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये प्लीज और प्लीज अपने दिमाग में ये टाइम के कुछ एक्सप्रेशंस आप दिमाग में रखें जिनके साथ आप कभी भी ए एंड द का प्रयोग ना करें। बहुत ही सिंपल है। अब जो है हमारे पास टाइम के एक्सप्रेशंस के बाद में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं जिससे बहुत बार क्वेश्चंस हमारे पास बने हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट ये, लेकिन बहुत बार ही क्वेश्चंस बने हैं इससे। तो हमने बोला व्हेन अ थिंग और ग्रुप ऑफ थिंग्स इज यूनिक वी यूज आर्टिकल द बिफोर इट। नहीं, कोई भी यूनिक जो चीज़ है अपने आप में एक है, यूनिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितने भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि सन है, मून है, या फिर जितने भी प्लैनेट्स के नाम हैं उनके साथ आप किसका यूज़ करें, द का यूज़ करें। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास ताजमहल या फिर जितने भी 7 वंडर्स हैं उनके नाम के साथ आप किसका यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बोला द अर्थ, द स्काई, देखिए स्काई के साथ द का यूज़ होता है। सन, इक्वेटर, यू नो, टेक्निकल सा टर्म है, रेनबो, यूनिवर्स, पोल स्टार, नॉर्थ पोल, तो इनके साथ आप देख सकते हैं कि हमेशा और हमेशा किसका यूज होगा, द का यूज होगा ही होगा। जैसे हमने लिख लिया द मून, इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि कुछ वर्ड्स है जैसे हेवन, हेल, सनराइज, सनसेट, इनके साथ जो है आर्टिकल का प्रयोग ना करें आप। बहुत सारे लोग बोलेंगे व्हाट द हेल, वो तो होता है, तो देखिए वो एक फ्रेज है, फिक्स है ना, स्लैंग की तरह यूज होती है। बट जनरली जो है, जैसे हमने बोला कि मे ही गो टू हेवन, कि ऐसा हम आशा करते हैं। आपने बोला ईएस क्यों नहीं आया, तो मोडाल आ गया, देखिए, है ना, सॉरी माफ करिए, हमारे पास यहां पर होएगा मे। तो मोडाल जब भी आ जाता है, वुड, कुड, माइट, स्पेशली मे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस नहीं लगता है। तो मे ही गो टू हेवन, यानी जैसे कोई आपके हमारे जानने वाले कोई इंसान हो गए जो गुजर गए, तो आपने बोला कि वो स्वर्ग में जाए, तो ये क्या है, एक आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, एक आशा व्यक्त कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने हेवन के साथ द का प्रयोग नहीं किया है। सनराइज, सनसेट, इनके साथ में भी आप द का प्रयोग ना करें। जैसे हमने बोला कि ही विल रीच हियर बिफोर सनसेट, तो आप देख सकते हैं हम ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन हाँ, सनराइज और सनसेट अगर किसी शर्त के कारण फिक्स्ड है, तो हमने बोला शर्त के कारण फिक्स कैसे हो गया, तो हमने बोला कि द सनराइज एट पुष्कर इज एंटाइसिंग। एंटाइसिंग का मतलब होता है आकर्षित करने वाला। तो आप देख सकते हैं सनराइज तो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमने बोला कि हम तो कहाँ के सनराइज की बात कर रहे हैं, पुष्कर के सनराइज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमारे पास बनती है कि देखिए सनराइज, सनसेट, हेवन, हेल के साथ द ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा टफ घुमा के क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि अगर वो किसी शर्त के कारण फिक्स्ड है तो द लग सकता है। वहीं आप ये भी ध्यान रखें कि हमारे पास जो है अर्थ, स्काई, सन, या जितने भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनको कहते हैं, या सौर मंडल के पार्ट्स, जितने भी ग्रह है
उपग्रह है, सबके साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट सा रूल था हमारे लिए। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है बहुत ही सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट कि देखिए म्यूजियम, लाइब्रेरी, थिएटर, क्लब, होटल या रेस्टोरेंट के नाम के साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने द अप्सरा थिएटर, द ग्रैंड होटल, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द लायंस क्लब। तो ये क्या है, क्लब है, होटल है, रेस्टोरेंट है। तो इससे जनरली क्वेश्चन आने की गुंजाइश बहुत कम रहती है, लेकिन तो भी हमें दिमाग में ये रखना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बोला कि द इज यूज बिफोर वर्ड्स रेफरिंग टू फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो उसके लिए बहुत सिंपल से ये वर्ड्स को आप दिमाग में रखें ताकि आप टू द पॉइंट चीज़ों को समझें। हमने बोला फॉग, रेन, सनशाइन। तो देखिए सनराइज और सनसेट के साथ द नहीं आता, लेकिन सनशाइन के साथ आता है। कंट्री साइड, कंट्री साइड क्या होता है, यानी जो ग्रामीण इलाका है, रूरल एरिया को क्या कहते हैं हम, कंट्री साइड। जैसे दिल्ली कंट्री साइड नहीं है ना, लेकिन राजस्थान का कोई गांव या उत्तर प्रदेश का कोई गांव, हरियाणा का कोई गांव, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंट्री साइड। नो, द विंड है ना, तो आप हमेशा इनके साथ जो है द का प्रयोग करें। ये कहीं के फिजिकल एनवायरनमेंट को शो करते हैं हमारे पास। फिर आगे वापस एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि आर्टिकल द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ डायनेस्टीज। जितने भी डायनेस्टीज के नाम हैं, जितने भी वंश हुए हैं, जैसे हमने बोला मुगल्स, तो द मुगल्स है ना जी। ये थोड़ा सा हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की थी। या हमने बोला कि छोल वंश जो है, तो द छोलाज, द गुप्ताज, द मौर्याज, है नो। तो हमने बोला मराठाज। फिर हमारे पास जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जिसमें जितने भी वॉर हुए हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, सबके नाम के साथ द आता है। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। या हिस्टोरिकल पीरियड हुए हैं, जैसे हमने बोला कि द एंशिएंट इंडिया, या फिर हमने बोला द हड़प्पन एज, है ना। तो ये कहीं के हिस्टोरिकल पीरियड को शो करता है। जितने भी हमारे पास एम्पायर्स हुए हैं, उनके नाम के साथ में भी आप यूज करते हैं। जितने भी आप रिलीजन के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें आप, है ना। जैसे हमने बोला कि कोई भी रिलीजन का नाम ले लिया तो द नहीं लगा सकते। जितने भी हमारे पास कास्ट्स हैं, हालांकि वी शुड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, हम सारे लोग बराबर हैं, लेकिन तो भी लैंग्वेज की जब बात आती है तो हमेशा याद रखें कि कास्ट जो है उसके नाम के साथ भी हमेशा द का प्रयोग होता ही होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, प्लीज़ इनको दिमाग में रखें। फिर हमारे पास गवर्नमेंट की जितनी भी ब्रांचेस है ना, सबके साथ द लगता है। द जुडिशरी, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और द पार्लियामेंट, है ना। आपने देखा होगा हमारे पास संविधान के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर। या फिर हमारे पास तो देखिए लेजिस्लेचर क्या है हमारे पास, जिसके अंदर पार्लियामेंट होता है, जिसके अंदर असेंबलीज होती है, हम नेता चुन के भेजते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, यानी जितने भी हमारे पास जो सरकारी नौकरी वाला जो तंत्र है वो पूरा का पूरा। जुडिशरी आप सारे लोगों को पता है ना, न्याय विभाग जो है। तो इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को आप जो है कहीं के दिमाग में रखें। फिर हमारे पास वर्ड आता है एक वर्क। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है ना, और उसके साथ आप जनरली द का यूज नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हमने बोला कि आई एम गोइंग टू द वर्क, तो हमने बोला ये गलत है, करेक्ट क्या है, टू वर्क। फिर हमने बोला कि आर्टिकल का प्रयोग अगर वर्क के साथ किया जा सकता है, अगर वर्क का यूज जो है ऑफिस के संदर्भ में हुआ है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आई एम एट द ऑफिस, आई एम एट वर्क, तो यहाँ पर आपको जो है वर्क के साथ में क्या लगा सकते हैं आप, आई एम एट द वर्क। तो आई एम एट द वर्क का मतलब हो गया कि आई एम एट द ऑफिस। तो ये भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि वर्क के साथ जनरली द ना प्रयोग ना करें, लेकिन अगर हमारे पास जो है वर्क का यूज़ ऑफिस के संदर्भ में हुआ है तो आप द का यूज़ कर सकते हैं। और उसका आसान तरीका है कि आपको एट या इन का प्रयोग मिलेगा, ये एक शॉर्टकट है, इसको भी आप प्लीज़ दिमाग में रखें। तो देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है होम, ऑफिस और वर्क के बाद। तो देखिए होम जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप कभी भी आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे साथ सवाल ये भी आता है कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हाउस जो है वो कहीं की 4 दीवारी से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है नो, सीमेंट से, लकड़ी से, स्टील से, जो हमारे पास पत्थर से, ईंट से जो ये बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, हाउस।
लेकिन जो हमारा परिवार जो होता है, माता पिता या हमारे जानने वाले लोग, तो वो जो है वो आप उनके साथ रहना क्या है, होम है। वो उस जगह को जहाँ पर वो सारे लोग हैं उसको क्या बोलेंगे हम, होम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं किसी बड़ी सी बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरे माता पिता या मेरे जानने वाले जो भी है जिनको मैं अपना घर का मानता हूँ वो वहाँ है, तो मैं बोलूँगा मैं कहाँ हूँ, कि आई एम एट होम। या फिर हो सकता है कि मैं सड़क पे भी रह रहा हूँ और मेरे जानने वाले या फिर मेरे पेरेंट्स या मेरे जो भी रिलेटिव्स है वो वहाँ रह रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि ये मेरा क्या है, होम है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और होम के साथ जो है आप जनरली कोई भी तरह के आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखें। फिर हमारे पास ये भी आता है कि गोइंग, जैसे हमने बोला आई एम गोइंग टू होम, तो हमने बोला नहीं, तो भैया आर्टिकल तो यूज नहीं होता। उसके साथ ये भी है कि होम से पहले टू का प्रयोग भी जनरली ना करें। जैसे हमने बोला कि ही इज एट होम राइट नाउ, सो यू कैन कॉल हिम। या हमने बोला कि होम हियर ईदर इज प्रिसीडेड और बाय डिस्क्रिप्टिव वर्ड। अब हमने बोला ही वेंट होम, तो ही वेंट टू होम नहीं हो सकता। आई अराइव्ड होम आफ्टर डार्क, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम के साथ में टू का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर होम वर्ड जो है उससे पहले किसी का नाम आया है एपोस्ट्रोफी एस के साथ, है ना, या फिर माई, आवर, योर, हिज, हर और देयर, इनमें से कोई भी वर्ड आया है, या ओ एनी एपोस्ट्रोफी एस, तो होम से पहले आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो ध्यान दीजिएगा वापस कि होम के साथ ए एंड द तो कुछ नहीं आता, तो उससे पहले टू भी नहीं आता। होम से पहले किसी का नाम आया है एपोस्ट्रोफी एस के साथ, या फिर माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, या वंस एपोस्ट्रोफी एस, ओ एनी एपोस्ट्रोफी एस, ये अगर एक्सप्रेशंस आए हैं तो आप दिमाग में रखें कि होम जो वर्ड है इसके साथ जो है आप हमेशा और हमेशा उससे पहले टू का प्रयोग करें। जैसे हमने बोला दे वेंट टू देयर न्यू होम, या ही अराइव्ड एट हिज फ्रेंड्स होम विद अ नंबर ऑफ पीपल। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आता है कि अराइव जो एक ऐसी नाउन, एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ में या तो इन आता है या एट आता है, और तो इसलिए यहाँ पर होम के हिसाब से क्या आ गया, एट आ गया। तो ये एक एडवांस लेवल का एक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल हमारे सामने है। सो वही है कि अराइव के कॉन्टेक्स्ट में एनी एट लगेगा, बाकी गो, वेंट, गॉन, इनमें से कोई भी वर्ब आइए तो होम से पहले आप टू ना लगाएं, लेकिन किसी का नाम या ये सारे वर्ड्स आए तो ज़रूर लगाएं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला वी वेंट टू नवीन्स होम, तो हमने क्या लगा दिया, टू। तो ये सिंपल सा हमारे पास इंपॉर्टेंट सा जो है कहीं के कॉन्सेप्ट था, जिसको आप ज़रूर और ज़रूर दिमाग में रखें। ये इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है कि बहुत बार जो है एरर के ऊपर अंदर ये जब क्वेश्चन बना लेता है तो बहुत सारे बच्चों को ऊपर से निकल जाता है कि ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया है। और वो है कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस हमारे पास ऐसी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस है जिनके साथ आप कभी भी ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। तो उसमें होता क्या है कि एक एरर का लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है और उसके अंदर इन सारी फ्रेजेस जिनके बारे में हम बात करेंगे उनके साथ ए एंड द का प्रयोग दे देते हैं और हमें पूछते हैं कि बताइए गलती कहाँ है। और अगर ये एक्सप्रेशंस हमारे दिमाग में नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए, जैसे हमने बोला टू लूज हार्ट, मन नहीं होना, मन नहीं लगना। टू सेट फुट, अपना पैर जमाना। टू गिव ईयर, ध्यान से सुनना। एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट। टू कैच फायर, इन हैंड, सेट ऑन फायर। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। तो हमने बोला कि आई एम गोइंग टू दिल्ली बाई अ बस या बाई द बस
तो क्या है, गलत हो जाएगा। बाई बस होगा, बाई ट्रेन होगा, बाई कार होगा, बाई प्लेन या एरोप्लेन होगा। तो ये ध्यान रखें कि ये कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। या एट लास्ट, बाई मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हार्ट, तो ऑब्वियसली टू लूज हार्ट, टू टेक हार्ट। सो वो हमारे पास बड़े ही इंटरेस्टिंग से और बड़े ही इंपॉर्टेंट से ये एक्सप्रेशंस है। इनको कहीं ना कहीं 3-4 बार लिखें, इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, तो उससे आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। और ये वाला जो वीडियो है, आप ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं एडवांस लेवल पे जो है हमने इस कॉन्सेप्ट को आर्टिकल में पढ़ा है। यानी टफ से टफ क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, इससे टफ नहीं बन सकता। अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाए, रोज कुछ ना कुछ थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा प्लीज़ और प्लीज़ अपने मन से चीज़ों को उठाए और पढ़ते रहे। मन नहीं हो रहा है तो एक बार बनाएं, 10 दिन 15 दिन रेगुलर हैबिट में लाएं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल का टॉपिक ख़त्म होता है। एक्सरसाइज ज़रूर देखें, उसके साथ जो टेस्ट पेपर्स है ना, उनको आप ज़रूर देखें। आपका दिन बहुत ही शानदार जाए। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।